नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल GR एजुकेशन हब में। तो आज हम ज्ञान एवं पाठ्यचर्या का इकाई 2 की अति लघु तुरात्मक क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे, और जो बीएड सेकेंड ईयर वालों के लिए है। और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल से लगातार जुड़े रहें। तो अति लघु तुरात्मक प्रश्न का हमारा पहला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम किसे कहते हैं। पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का एक अंग है जिसकी उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के शब्द कैरिकुलम से हुई है, जिसे लैटिन भाषा से ग्रहण किया गया है। कैरिकुलम का शाब्दिक अर्थ है दौड़ का मैदान। यहाँ पर दो शब्द प्रमुख रूप से प्रयुक्त हो रहे हैं। दौड़ का मैदान, दौड़ को छात्रों की क्रियाओं और संक्रियाओं के लिए प्रयुक्त किया गया है, तथा मैदान शब्द का प्रयोग पाठ्यक्रम तथा शिक्षण सामग्री के रूप में दर्शाया गया है, जिसका तात्पर्य है शिक्षण सामग्री को एक निश्चित समय वातावरण में कुछ सिद्धांतों के साथ छात्र पर क्रियान्वित किया जाता है। यहाँ पर शिक्षण विधियाँ एक विशेष रूप में प्रचलन के साथ शिक्षकों द्वारा छात्रों पर लागू की जाती है। पाठ्यक्रम के संपर्क कई शिक्षाविदों ने भी अपनी परिभाषाओं में स्पष्ट किया है। उनके अनुसार शिक्षा के उद्देश्य भी आंशिक या पूर्ण रूप से समय अनुसार बदलते रहते हैं। यह सभी को दृष्टिगत है कि प्राचीन काल से आधुनिक काल तक शिक्षा के उद्देश्य भिन्न भिन्न रहे हैं, अतः उन उद्देश्यों की पूर्ति भली प्रकार से हो सके इसलिए पाठ्यक्रम बनाया जाता है। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। और दूसरा क्वेश्चन देखो, पाठ्यक्रम में बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांत को समझाइए। प्राचीन काल की शिक्षा व्यवस्था में व आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में समय अनुसार बहुत परिवर्तन आ गया है। प्राचीन काल की शिक्षा व्यवस्था का पाठ्यक्रम अत्यधिक विस्तृत और व्यवस्था अत्यंत कठोर थी, अतः जिसका निर्वाह करना बहुत कठिन माना जाता था। साथ ही उस काल में शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक एवं उनका व्याख्यान ही प्रमुख स्थिति में रखते थे और छात्र गौण स्थिति में रहती थी। परंतु वर्तमान में शिक्षा प्रणाली में पूर्णतः छात्र केंद्रित है, जिसमें छात्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण करवाया जाता है। पाठ्यक्रम में भी बाल केंद्रित शिक्षा के आधार पर सिद्धांत का समावेश किया जाता है, जो निम्न प्रकार है। इसमें कह रखा है, प्राचीन काल में शिक्षा शिक्षक केंद्रित रहती थी, क्योंकि प्राचीन काल में शिक्षक व्याख्यान विधि से शिक्षा करवाते थे और छात्र सिर्फ सुनते थे। और वर्तमान काल में आप जानते ही हो। पाठ्यक्रम का बाल केंद्रित सिद्धांत लिखिए। पाठ्यक्रम बालक की आवश्यकता तथा आयु के स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। पहले विद्वान लोग पाठ्यक्रम के निर्माण में विषय के तार्किक क्रम को अधिक महत्व देते थे, जिससे छात्र की क्षमता योग्यता का ध्यान नहीं रखा जाता था। परंतु वर्तमान में पाठ्यक्रम निर्माण में छात्र की क्षमता, योग्यता, रुचियाँ और आवश्यकता क्षमता आदि को ध्यान में रखा जाता है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन देखो, पाठ्यक्रम की प्रकृति कैसी है, वर्तमान संदर्भ में समझाइए। पाठ्यक्रम की प्रकृति समय समय पर कैसी रही है, इनकी जानकारी हमें शिक्षा के अब तक के इतिहास से प्राप्त होती है, जिससे ये ज्ञात होता है कि इसकी प्रकृति हमेशा बदलती रही है। प्राचीन काल में पाठ्यक्रम की प्रकृति सामान्य रूप से संकीर्ण थी, जिसमें कुछ विशेष वर्गों को ही शिक्षा दी जाती थी। मध्यकाल में पाठ्यक्रम अत्यंत संकीर्ण हो गया। उस समय पाठ्यक्रम एक गौण वस्तु थी। कुछ धार्मिक पाठ्य वस्तु के अतिरिक्त शिक्षा की एक तरह से शून्य व्यवस्था थी, किंतु आधुनिक युग में पाठ्यक्रम के विराट और आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। इसे एक नवीन एवं आवश्यकता प्रकृति प्रदान की तथा इसे एक उपयोगी और परिणाम प्रदाता बनाया गया है, जिसमें व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक उसकी क्रियाओं का चिंतन किया जाता है। वर्तमान में पाठ्यक्रम के स्वरूप में परिवर्तन होने के कारण इनकी उपयोगिता और आवश्यकता बढ़ रही है। अतः कह सकते हैं कि इसकी प्रकृति में सभी विषय और पाठ्य सामग्री छहगामी क्रियाओं का समावेश किया गया है। तो ये हमारी अति लघु तुरात्मक की 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगला चौथा क्वेश्चन देखो, विभिन्न शिक्षाविदों ने अपने अपने विचारों में पाठ्यक्रम को परिभाषित किया है। इनकी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं स्पष्ट करना है। तो उत्तर देखो, पाठ्यक्रम अपने आप में एक विस्तृत संप्रति है जिसे विभिन्न विद्वानों ने अपनी अपनी परिभाषाओं में अलग अलग रूप से परिभाषित किया है। पाठ्यक्रम की कुछ प्रमुख परिभाषाएं निम्न प्रकार है। पाठ्यक्रम की परिभाषा पहली है, फ्रोबेल के अनुसार पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभव का सार समझना चाहिए। दूसरा है, मुनरो के अनुसार पाठ्यक्रम में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं।
तीसरा है पॉल हर्सट के अनुसार उन सभी क्रियाओं का प्रारूप जिनके द्वारा शैक्षिक लक्ष्यों अथवा उद्देश्यों को प्राप्त कर लेंगे पाठ्यक्रम की संज्ञा दी गई है। सीबिड गुड के अनुसार अध्ययन के किसी प्रमुख क्षेत्र में उपाधि प्राप्त करने के लिए निर्धारित किए गए क्रमबद्ध विषय तथा व्यवस्थित समूह को पाठ्यक्रम के नाम से जाना जाता है या अभिहित किया जाता है। और पांचवी सीबी गुड के अनुसार वापस सीबी गुड ने ही फिर पाठ्यक्रम के विषय में स्पष्ट करते हुए कहा है कि व्यक्ति को समाज में समायोजित करने के उद्देश्य से विद्यालय के निर्देशन में निर्धारित शैक्षिक अनुभवों का समूह पाठ्यक्रम कहलाता है। 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 5वां क्वेश्चन देखो, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम को समझाइए। एक विषय आधारित पाठ्यक्रम से आशय है उस पाठ्यक्रम से है जिसमें पाठ्य पुस्तकों एवं विषयों के सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का प्रयोग सर्वप्रथम प्राचीन ग्रीक व रोम के विद्यालयों में किया गया था। इसके अंतर्गत बालकों के स्थान पर विषय विशेष को आधार मानकर ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता था। इस प्रकार के पाठ्यक्रम का उद्देश्य बालकों को विभिन्न प्रकार के ज्ञान से अवगत कराना होता है, जिससे उस ज्ञान को बालक के मानस पटल पर स्थायी रूप से अंकित किया जा सके। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम पुस्तक के ज्ञान पर ज़्यादा बल देता है, जिससे बालकों का स्थान नगण्य रहता है। इस पाठ्यक्रम में ज्ञान को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके उनसे अलग अलग विषय की पुस्तकों का निर्माण किया जाता है, जिसमें बालकों की रुचियों को महत्व न देकर विषय ज्ञान को अधिक महत्व दिया जाता है। ये हो गया विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। अगला क्वेश्चन है अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम। अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम से तात्पर्य उस पाठ्यक्रम से होता है जिसमें पाठ्यक्रम का निर्माण पाठ्य विषय पर अधिक बल न देकर उसके स्थान पर बालकों द्वारा प्राप्त अनुभवों को विशेष स्थान देकर उनके अनुभवों पर विशेष बल दिया जाता है। अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम में बालक को करके सीखने की प्रेरणा दी जाती है। अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम में विषय वस्तु का निर्धारण इस प्रकार से किया जाता है जिसमें बालक की रुचियों, योग्यता आदि को कार्य के माध्यम से विकसित किया जा सके तथा उनकी प्रतिभाओं का विकास किया जा सके। अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य बालकों को अनुभव प्रदान कर भविष्य के लिए योग्य बनाना है। अतः यह पाठ्यक्रम बालकों को अनुभवी बनाने में अत्यधिक बल देता है। अनुभवों के आधार पर ज्ञान अर्जित करना ही इस पाठ्यक्रम की विशेषता है। अगला क्वेश्चन है शिल्प कला केंद्रित पाठ्यक्रम की व्याख्या कीजिए। पहली थी विषय वस्तु आधारित केंद्रित और दूसरी थी अनुभव केंद्रित और तीसरी है शिल्प कला केंद्रित। शिल्प कला केंद्रित पाठ्यक्रम में बालकों को विद्यालय में विभिन्न प्रकार की शिल्प कलाओं को सीखने का अवसर प्रदान किया जाता है, जिसमें कताई, बुनाई, कृषि, चमड़े व लकड़ी के कार्य आदि प्रमुख प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं। इस पाठ्यक्रम का निर्धारण बालक को विभिन्न हस्तशिल्प कलाओं में से अवगत एवं पारंगत बनाने के लिए किया जाता है। शिल्प कला केंद्रित पाठ्यक्रम के अंतर्गत बालक को अन्य विषय जैसे चित्रकला, संगीत, सामान्य विज्ञान, शरीर विज्ञान, समाज विज्ञान, गणित, मातृभाषा आदि का ज्ञान शिल्प कला के परिप्रेक्ष्य से दिया जाता है। गांधी जी द्वारा प्रतिपादित बेसिक शिक्षा भी शिल्प कला केंद्रित ही है। अतः कह सकते हैं कि इस प्रकार के पाठ्यक्रम में हस्तकला, शिल्पकला आदि को अधिक महत्व दिया जाता है। हमारा 8वां क्वेश्चन है पाठ्यक्रम में अनुशासनात्मक कार्य ज्ञान की समझ क्यों आवश्यक है, इसके अंतर्गत अवबोध की पुष्टि कीजिए। उत्तर देखो, आधुनिक युग में शिक्षा व्यवस्था को समाज एवं राष्ट्रीय आकांक्षाओं के रूप में अनेक शिक्षा विद्वानों ने नए क्षेत्र के अंतर्गत नए पाठ्यक्रम पर आधारित विषयों को जोड़ा है। अतः शीर्षक संरचना अनुशासनात्मक ज्ञान अध्ययन क्षेत्र का महत्व बढ़ गया है। अतः इस अध्ययन क्षेत्र में इन विद्यालय विषयों के क्षेत्रों को जोड़ा गया है। पहला है विद्यालय क्षेत्र एक भाषा एवं भाषा विज्ञान के ज्ञान को क्षेत्र, दूसरा है सामाजिक विज्ञान विषयों के ज्ञान का क्षेत्र, तीसरा है गणित एवं गणितीय दक्षता से संबंधित अध्ययन क्षेत्र, चौथा विज्ञान एवं पर्यावरण विज्ञान विषय क्षेत्र। यहाँ अनुशासन से तात्पर्य है किसी विशेष विषय से है, इसलिए विषय के संगठन से लेकर विषय सामग्री के संगठन का क्रम को अनुशासनात्मक कार्य ज्ञान कहा गया। अतः एक शिक्षक के लिए इस विषय से संबंधित ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। 9वां क्वेश्चन देखो, क्या ज्ञान की अवधारणा समाज से संबंधित है? यदि हाँ तो दोनों के परस्पर संबंध को समझाइए। डॉक्टर श्रीटी
पार्सन्स ने सामाजिक संरचना के 4 प्रारूपों का उल्लेख किया है। उनका वर्गीकरण 4 सामाजिक मूल्यों के आधारित है जो निम्नलिखित है। पहला है सार्वभौमिक मूल्य, दूसरा है अर्जित मूल्य और तीसरा है प्रदत्त मूल्य, प्रदत्त सामाजिक मूल्य। सार्वभौमिक मूल्य वे मूल्य होते हैं जो प्राय प्रत्येक समाज में फैले हुए होते हैं और सभी व्यक्तियों के लिए लागू होते हैं। उदाहरण के लिए प्रत्येक समाज कुशल कारीगरों की इच्छा मानता है क्योंकि उनके उत्पादन कार्य अच्छा और सस्ता होता है। अतः इस कारण प्रत्येक समाज में कुशल कारीगरों का चुनाव किया जाता है। अतः सामाजिक संरचना इन मूल्यों पर आधारित मूल रूप से ज्ञान पर ही आधारित होती है। सामाजिक संरचना और ज्ञान के संबंध में विवेचना हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक सामाजिक संरचना का ज्ञान पर प्रभाव, दूसरा ज्ञान का सामाजिक संरचना पर प्रभाव। उपयुक्त को आधार मानकर देखा जाए तो कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे पर आधारित है, अतः दोनों एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। ये 9 क्वेश्चन हो गए। 10वां क्वेश्चन है सामाजिक संरचना से आप क्या समझते हैं, परिभाषा सहित समझाइए। सामाजिक संरचना की विभिन्न विद्वानों ने समय समय पर अनेक परिभाषाएं दी है तथा काफ़ी समय से इसका स्पष्ट अर्थ प्रतिपादित करने का प्रयास किया जा रहा है, किंतु विद्वान के एक मत नहीं होने के कारण हम केवल उनके आंशिक अर्थ को स्पष्ट कर पाए हैं। हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज की संरचना पर प्रकाश डालने वाले प्रथम लेखक एवं विद्वान थे। उन्होंने समाज को जीव की संज्ञा दी है, परंतु इनका समाज संबंधी दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं था। इनके बाद दुर्खिम ने भी सामाजिक संरचना को परिभाषित करने का असफल प्रयत्न किया है। विद्वानों ने सामाजिक संरचना से संबंधित जो प्रमुख विचार और दृष्टिकोण व्यक्त किए हैं जो निम्न प्रकार है। पहला नोडल और SF नोडल के अनुसार मूर्त जनसंख्या एवं उनके व्यवहार एक दूसरे से संबंधित भूमिकाएं अदा करने के रूप से कलाओं के बीच प्राय संबंधों के जाल या कह सकते हैं व्यवस्था या प्रतिमान से अमूर्तीकरण द्वारा हम सामाजिक संरचना तक पहुंच सकते हैं। 11वां क्वेश्चन देखो, शिक्षण के नियोजन से आप क्या समझते हैं। पाठ्यक्रम अध्यापक द्वारा किए जाने वाले शिक्षण को नियोजन करने में सहायक होता है। अध्यापकों से अपेक्षित है कि समाज में सक्रिय सामाजिक शक्तियाँ मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं और उनके प्रत्येक की विशिष्टताओं को समझें। इनके साथ ही अध्यापकों के लिए यह जानना जरूरी है कि अधिगम प्रक्रिया की प्रकृति क्या है, विकास की गहरी समझ और बच्चों की जानकारी में शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्त करने की क्षमता की जानकारी से अध्यापक पाठ्यक्रम में निर्दिष्ट अधिगम अनुभवों का नियोजन कर सकता है। 12वां क्वेश्चन देखो, तकनीकी और वैज्ञानिक मॉडल को स्पष्ट कीजिए। तकनीकी वैज्ञानिक मॉडल हमें पाठ्यक्रम को विस्तृत परिदृश्य में समझने में मदद करता है। इसके फलस्वरूप हम पाठ्यक्रम को विभिन्न तत्वों वाली जटिल इकाइयों के रूप में देख सकते हैं, जिनके विभिन्न तत्व परस्पर मिलकर एक सर्वनिष्ठ उद्देश्य को पूरा करते हैं और वह उद्देश्य व्यक्तियों की शिक्षा है। तकनीकी वैज्ञानिक मॉडल में शिक्षाविदों से ये अपेक्षा की है कि अपनी कार्य सिद्धि के लिए बौद्धिक और तार्किक उपागम का प्रयोग करें। वैज्ञानिक उपागमों के समर्थकों का विश्वास है कि पाठ्यक्रम नियोजन की विभिन्न प्रक्रियाओं को विधिवत रूपरेखा बनाना संभव है, जिनके फलस्वरूप पाठ्यक्रम का नियोजन होता है। 13वां क्वेश्चन देखो, गैर वैज्ञानिक मॉडल को समझाइए। गैर वैज्ञानिक मॉडल या गैर तकनीकी मॉडल में पक्षधर शिक्षार्थियों की प्राथमिकता और उनकी जरूरतों के प्रत्यक्षीकरण को अधिक महत्व देते हैं। तकनीकी मॉडल विशेषज्ञों की राय पर अधिक निर्भर रहता है, जबकि गैर तकनीकी मॉडल के अंतर्गत विषय वस्तु की मांग ही छात्र की जरूरत के आधार पर होनी चाहिए। पाठ्यक्रम विनिमय का उल्लेख कीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा, पाठ्यक्रम विनिमय का उल्लेख कीजिए। पाठ्यक्रम विनिमय, करिकुलम ट्रांसलेशन। पाठ्यक्रम विनिमय पाठ्यक्रम में सूचीबद्ध लक्ष्य एवं उद्देश्य के आधार पर पाठ्यक्रम सामग्री का प्रभावी एवं वांछित कार्यान्वयन है। पाठ्यक्रम विनिमय अपने शिक्षार्थियों के लिए सीखने का अनुभव, योजना का संगठन, प्रशासन, संगठन, नियोजन का कार्यान्वयन एवं प्रशिक्षकों एवं विशेषज्ञों द्वारा प्रासंगिक क्षेत्र के मूल्यांकन इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। पाठ्यक्रम विनिमय या पाठ्यक्रम प्रबंधन शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए एक विशेष क्षेत्र में पाठ्यक्रम के आयोजन एवं सतत रूप से इनकी निगरानी करते हुए लागू कार्यान्वयन के लिए की जाने वाली एक प्रक्रिया है।
ये हमारा अति लघुत्तरात्मक का लास्ट क्वेश्चन है, यूनिट 2 का, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम का। पाठ्यक्रम विनिमय के प्रमुख उपाय लिखिए। पाठ्यक्रम विनिमय के प्रमुख उपाय। छात्र विनियमित पाठ्यक्रम का लाभ उसी स्थिति में प्राप्त कर सकेंगे जब उनका कार्यान्वयन प्रभावी तरीके से हो। एक शिक्षक का प्रयास समूह के प्रत्येक बच्चे का प्रभावी रूप में पहुंचना, पाठ्य योजना को उन्नत रूप से निर्मित करना। यदि योजना कार्यान्वयन में कोई अंतर गैप है तो परिवर्तन से पहले से तैयार कर लेना चाहिए, फिर उनका ठीक प्रकार से कार्यान्वयन करना चाहिए। एक शिक्षक को छात्रों के सार्थक रूप से उनके विचारों के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। छात्र शिक्षक के द्वारा बताए गए तथ्यों को सुनकर ग्रहण करते हैं, जबकि उन्हीं छात्रों का समूह दूसरे शिक्षकों के प्रति भिन्न प्रकार से प्रतिक्रिया करता है। प्रभावी पाठ्यक्रम विनिमय के लिए कुछ तथ्यों की आवश्यकता होती है। तो ये हमारा यूनिट 2 के अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। इसी प्रकार यूनिट 1, 2, 3, 4 और 5 पाँचों यूनिट के अति लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट भी ज़रूर करना, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और अगर और वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।